सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धेः नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपम विरूपञ्च, ये बताया था। वहाँ पर जिज्ञासा होती है कि प्रकृति के साथ प्रकृति के कार्य का साधर्म्य भी है और वैधर्म्य भी है, ये बताया वहाँ पर। जो अव्यक्त है प्रधान प्रकृति, उसकी सिद्धि कैसे होती है? अनुमान से। कैसे अनुमान करेंगे? उसके कार्य के द्वारा, कार्यतस् तदुपलब्धे बताया था। और उन कार्य के साथ प्रकृति का सारूप्य भी है और वैरूप्य भी है, ठीक है। ये बता, ये विवेक ज्ञान के लिए उपयोगी है, साधर्म्य और वैधर्म्य, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। तो कल बताया था हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम, ठीक है। व्यक्त का साधर्म्य और व्यक्त का विपरीत के साथ नहीं, अव्यक्त के साथ क्या वैधर्म्य है? विपरीतम, ठीक है। व्यक्त एतत् गुण विशिष्ट है तो अव्यक्त इससे विपरीत है। व्यक्त हेतुमत है तो अव्यक्त अहेतुमत है, ठीक है। व्यक्त मतलब त्रयोविंशति पदार्थ, अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति, ठीक है। मूल प्रकृति का कोई कारण है? नहीं है, ठीक है। और महत्त्व का कोई कारण है कि नहीं? है ना। मूल प्रकृति से महत्त्व का आविर्भाव होता है, तो मूल प्रकृति उसका कारण है। तो अहेतुमत है, नित्य है, व्यापी है, ठीक है। कारण होने से कार्य को व्याप्त करती है प्रकृति, इसीलिए अव्यक्तम व्यापी। निष्क्रिय है अव्यक्त, और एक है अव्यक्त, बुद्धि आदि की तरह अनेक नहीं है। और बुद्धि आदि जो होते हैं अपने कारण में आश्रित होते हैं, और ये प्रकृति क्या है? अनाश्रित है। लिंगम मतलब अनुमापकम, व्यक्त जो होते हैं अव्यक्त के अनुमापक होते हैं, अव्यक्त अव्यक्त का अनुमापक, इसीलिए लिंग नहीं है। सावयवम, ठीक है, संयोग से युक्त नहीं है अथवा अवयव से युक्त नहीं है। और ये सब परतंत्र होते हैं। परतंत्र मतलब अपने कार्य को उत्पन्न करने के लिए किसी कारण की अपेक्षा करते हैं। जैसे बुद्धि महत्त्व को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति की अपेक्षा करती है, प्रकृति बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए किसकी अपेक्षा नहीं करती, इसीलिए क्या हो गई? स्वतंत्र और परतंत्र। ये ध्यान रखना पड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अजामेकां लोहितः शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमाम अजाएतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। विवेक ज्ञान के प्रति उपयोगी होने से व्यक्त और अव्यक्त का वैधर्म्य बताने के बाद व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य बताते हुए इन दोनों का पुरुष के साथ वैधर्म्य बताते हैं। समझ में आया? साधर्म्य वैधर्म्य क्यों बता रहे हैं? विवेक ज्ञान के प्रति उपयोगी होने से। विवेक ज्ञान मतलब सांख्य में विद्यमान जो पदार्थ है उनका यथार्थ ज्ञान, प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान, इसी को कहते हैं विवेक ज्ञान। इसके प्रति उपयोगी है साधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान। पहले किसका साधर्म्य वैधर्म्य बताया? व्यक्त और अव्यक्त का वैधर्म्य। अब क्या बताएंगे? व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य बताते हुए पुरुष का उन दोनों के साथ वैधर्म्य बताएंगे, ठीक। कारिका है त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रशवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। व्यक्तं तथा प्रधानम, ठीक है। व्यक्त में भी अन्वय करना है, प्रधान में भी अन्वय करना है। प्रधान मतलब अव्यक्त मूल प्रकृति, ठीक है। ये व्यक्त और प्रधान दोनों कैसे है? त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रशवधर्मी। ये सारे धर्म किसके हैं? व्यक्त और अव्यक्त। इन सबसे विपरीत, तो पुरुष में इनका विपरीत है। पुरुष कैसा है? अत्रिगुणात्मक है, विवेकी है। इधर अविवेकी था तो पुरुष क्या हो जाएगा? और ये विषय है तो पुरुष क्या हो जाएगा? अविषय हो जाएगा। ये सामान्य है तो पुरुष असामान्य हो जाएगा। ये अचेतन है व्यक्त और प्रधान, और पुरुष चेतन हो जाएगा। और ये सब प्रशवधर्मी है और पुरुष प्रशवधर्मी। आ गया समझ में? ये दोनों कारिकाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्त और अव्यक्त का वैधर्म्य और व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य के साथ पुरुष का वैधर्म्य, ठीक है। दोनों समझ लेना। त्रिगुणम है ना, सत्व रजस तमात्मकम, त्रिगुणात्मक है। देखिए व्यक्त और अव्यक्त दोनों क्या है? त्रिगुणात्मक है। प्रकृति का लक्षण क्या है? प्रकृति किसे कहते हैं? अव्यक्त किसे? साम्यावस्था। कारण में जो गुण होते हैं वही गुण कार्य में भी होते हैं। कपाल त्रिगुणात्मक है तो घट भी व्यक्त त्रिगुणात्मक, अव्यक्त त्रिगुणात्मक है तो उसका कार्य जो व्यक्त है वो भी क्या होगा? त्रिगुणात्मक होगा। पुरुष को छोड़ करके
मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आगे जितने भी गण हैं, भूत आदि, ये सब के सब क्या होते हैं? त्रिगुणात्मक होते हैं। ये त्रिगुणात्मक कैसे हैं आगे बताएंगे। 3 गुण के जो कार्य है सुख दुख मोह सब में दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख मोहात्मक होने से व्यक्त और अव्यक्त क्या है? व्यक्त में तो त्रिगुणात्मकत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है, अव्यक्त में क्या करेंगे? अनुमान से। अव्यक्त के कार्य व्यक्त त्रिगुणात्मक है तो उसका कारण भी क्या होगा? त्रिगुणात्मक होगा। तो अनुमान के द्वारा उसमें भी त्रिगुणात्मकत्व क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। व्यक्त और अव्यक्त दोनों क्या है? त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मकम इत्युक्ते सत्व रजस तमात्मकम। त्रिगुणात्मक पदार्थ कौन होते हैं? व्यक्त और व्यक्त। पुरुष को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके सकल पदार्थ ये सब त्रिगुणात्मक है। इन सब में सत्व रजस तम रहता है। ठीक। अविवेकी, पुरुष विवेकी है और ये सब क्या है? अविवेकी है। अविवेकी शब्द का यहाँ पर विशेष अर्थ करते हैं क्योंकि आगे अचेतनम दिया है ना। पुरुष चेतन है, चेतन समझते हैं, ज्ञान जिसमें रहता है उसको चेतन कहते हैं। ठीक है। चैतन्यम ज्ञान सुखादि, वस्तुतः यहाँ पर ज्ञान सुखादि पुरुष के धर्म नहीं है, वो आगे बताएंगे। पहले अविवेकी को समझ लेते हैं। ठीक है। अविवेकी मतलब त्रिगुणम के बाद क्या है? अविवेकी। ये सब क्या है? अविवेकी है मतलब स्वकारण प्रधान से अभिन्न है। क्योंकि प्रधान क्या है? प्रधान से भिन्न है। जो प्रधान है, प्रधान मतलब प्रकृति, वो अपने से स्वयं से भिन्न है नहीं है। और बुद्धि आदि जो है वो प्रधान से भिन्न है नहीं है। क्योंकि कारण में और कार्य में ये क्या मानते हैं? अभेद मानते हैं। समझ में आ रहा है? स्वतः विविक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अविवेकी कहते हैं। ध्यान से सुनना। अविवेकी शब्द का अर्थ क्या है? स्वकारण जो प्रधान है उनसे ये क्या है? अभिन्न है। घट घट से भिन्न है, प्रधान से भिन्न है, और प्रधान के जो कार्य है महद आदि वो सब प्रधान से भिन्न है नहीं है। तो स्वतः विविक्त नहीं होते हैं, प्रधान से भिन्न नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अविवेकी कहते हैं। पुरुष इन सब से, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? विवेकी। ठीक है। स्व से लेना है व्यक्त को, व्यक्त का कारण कौन है? प्रधान, उससे जो भिन्न है उसको क्या कहेंगे? विवेकी। उनसे जो अभिन्न है उनको अविवेकी। स्वकारण प्रधान अभिन्नत्वम, ऐसा अर्थ करेंगे। ठीक है। विषय शब्द का अर्थ करेंगे भोग्य। विषय इत्युक्ते भोग्य। पुरुष क्या है? भोक्ता है, और सकल पदार्थ क्या है? भोग्य है, विषय है। ठीक है। ज्ञान का विषय नहीं। विषय शब्द का अर्थ ज्ञान का विषय कहते हैं ऐसा नहीं। विषय इत्युक्ते भोग्य। भोग्य कौन है? सकल पदार्थ भोग्य, और पुरुष उनका भोक्ता है। ठीक है। भोक्तृ भोग्य भाव है पुरुष में और जड़ में, प्रकृति आदि में, बुद्धि आदि में। ध्यान से सुनना, एक एक करके फिर मैं पूछूंगा आगे। सामान्यम घटपटादिवद अनेक पुरुष ग्राह्यत्वम। जिस प्रकार घटपटादि अनेक पुरुष के द्वारा ग्राह्य होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ताव्यक्त भी अनेक पुरुष के द्वारा ग्राह्य होते हैं। पुरुष क्या है? असामान्य है। ठीक है। और अचेतनम, ये सब के सब क्या है? अचेतन है, जड़ है, और पुरुष क्या है? चेतन है। प्रसव धर्मी। प्रसव धर्मी मतलब प्रसव रूप धर्म यस्य स प्रसव धर्मी, अथवा तत् कहेंगे प्रसव धर्मी। परिणामशील, जिसका परिणाम होता है। प्रकृति का परिणाम होता है कि नहीं? महत्तत्व का परिणाम होता है कि नहीं? होता है। इसलिए इन सबको क्या कहेंगे? प्रसव धर्मी। समझ में आ गया? एक बार सामान्य अर्थ। त्रिगुणम मतलब त्रिगुणात्मक है, सत्वरजस तमात्मक है। कौन? व्यक्त और अव्यक्त। अविवेकी मतलब, इसको ध्यान में रखना, स्वकारण प्रधान अभिन्नम। स्वकारण जो प्रधान है उससे क्या है? अभिन्न है। ठीक है। स्वतः अपने कारण से विविक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अविवेकी। ये विशेष अर्थ है, ध्यान रखना। अब देखिए, प्रधान से भिन्न है। प्रधान के जो कार्य है वो प्रधान से भिन्न है। क्यों नहीं है? क्योंकि कारण में और कार्य में क्या होता है? भेद होता है। समझ में आ गया? घट मिट्टी से भिन्न है नहीं है, इसलिए महद आदि जितने भी कार्य है वो प्रकृति स्वरूप है, प्रकृति से भिन्न। तो अविवेकी शब्द का अर्थ क्या हुआ? स्वकारण प्रधान अभिन्नम। ये ध्यान में रखना है। विषय इत्युक्ते भोग्य। पुरुष क्या है? भोक्ता है। अन्य सकल पदार्थ क्या है? भोग्य है। तो व्यक्तम तथा प्रधानम विषय, पुरुषः अविषय। अविषय मतलब भोग्य नास्ति, ये समझना, वो भोक्ता है। सामान्यम, सामान्य मतलब घटपटादिवद अनेक पुरुष ग्राह्यत्वम।
जिस प्रकार घटपट आदि अनेक पुरुष के द्वारा ग्राह्य होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ताव्यक्त भी क्या होते हैं, पुरुष ग्राह्य। यहाँ पर सामान्यम शब्द का अर्थ ये सब इसीलिए कहते हैं, सामान्यम ग्रहण करने का प्रयोजन भी बताते हैं। जैसे योगाचार्य जो बौद्ध है वो सकल पदार्थ को ज्ञान रूप मानते हैं। ये ज्ञान नहीं है, व्यक्ताव्यक्त सकल पदार्थ ज्ञान रूप विज्ञान रूप नहीं है, विज्ञान के है ना विषय है, विज्ञान की क्या है विषय। इसलिए विषय होने से ये सब के सब क्या है, सामान्य है। सामान्य है मतलब अनेक पुरुष के द्वारा ग्राह्य होते हैं। नहीं तो उनको ज्ञान रूप मानेंगे तो तत्त ज्ञान तत्त पुरुष के द्वारा ग्राह्य होता है, सभी पुरुष के द्वारा ग्राह्य नहीं होता है। इसीलिए विषय होने से ये सब के सब क्या है, सामान्य है। सामान्य शब्द का अर्थ अनेक घटपटादिवत अनेक पुरुष ग्राह्यता अत्र अस्ति, अतः व्यक्तम तथा प्रधानम सामान्यम। ठीक है। प्रसवधर्मी, प्रसवरूपः धर्मः यस्य सा प्रसवधर्मी मतलब परिणामशीलः। परिणाम व्यक्तम अव्यक्तम है तो परिणामशीलम व्यक्तम, परिणामशीलंच अव्यक्तम। पुरुष का परिणाम होता है, नहीं होता है। इसके प्रसवधर्मी के ऊपर भी बहुत सारे विचार है। प्रसवः धर्मः यस्य, प्रसव धर्मा लिखना था, बहुब्रीहि समास करना था। ठीक है। पहले कर्मधारय करके प्रसवश्चासौ धर्म प्रसव धर्म यस्यास्ति इति प्रसवधर्मी। मत्वर्थीय इन प्रत्यय किया है। मत्वर्थीय प्रत्यय क्यों किया, उसका विशेष प्रयोजन यह है कि प्रसव मतलब जो परिणाम है उसका नित्य योग है, नित्य संबंध है व्यक्त और अव्यक्त के साथ, इस चीज़ को दिखाने के लिए। प्रसवधर्मी मतलब परिणामशील, सर्वदा परिणामशील है कौन, व्यक्त और अव्यक्त। ठीक है। प्रलय में इनका सम परिणाम होता है और सृष्टि में विषम परिणाम होता है। परिणाम के बिना कभी भी गुण नहीं रहते हैं। व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस् तथा च पुमान। ठीक है। इन सबसे विपरीत है, न तो अत्रिगुणात्मक है, विवेकी है, अविषय है। ठीक है। भोग्य नहीं है, वो भोक्ता है। सामान्य नहीं है, ठीक है, असामान्य है। चेतन है, अचेतन नहीं है। और अप्रसव धर्मी है कौन, पुरुषः। आ गया समझ में, आगे बढ़े। त्रिगुणात्मकम कहा ना, त्रिगुणात्मकम क्यों कहा, व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य और व्यक्त और अव्यक्त का पुरुष के साथ वैधर्म्य बताने के लिए पूर्व कारिका में क्या कहा, त्रिगुणात्मकम। त्रिगुणम कहा। त्रिगुणम इत्युक्ते सत्वरजस्तमात्मकम भवति किम, व्यक्तम तथा प्रधानम। वो तीन गुण कौन कौन से हैं, जिज्ञासा होती है कि नहीं, तो उसके लिए कहते हैं तीन गुण का निरूपण करते हैं। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अग्रिम कारिका से यहाँ पर सत्वरजस्तमान है ना, सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टम उपष्टंभकम चलंच रजः, गुरुवर्णकमेव तम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। उनसे सत्व रज और स्तम इनका क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अपकर्ष आदि। ठीक है। उनका विचार किया जाता है। तो उन उत्तरत्र कहे गए जो सत्वरजस्तम है उनका यहाँ पर अनुसंधान करना है। ठीक है। अनुसंधान शब्द से कहते हैं। तो प्रीति अप्रीति विषादात्मक क्रमशः यथासंख्यम। प्रीति मतलब सुखम, अप्रीति इत्युक्ते दुःखम, विषाद इत्युक्ते मोहः। तो सुख दुःख मोहात्मकः भवन्ति के गुणाः सत्वरजस्तमांसि क्रमशः। सत्वं प्रीत्यात्मकं, रजः अप्रीत्यात्मकं, तमः विषादात्मकं। विषादः इत्युक्ते मोहः। ठीक है। प्रीति इत्युक्ते सुखम, अप्रीति इत्युक्ते दुःखम। तो प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः के सत्वरजस्तमांसि गुणाः। ठीक है। और उनका प्रयोजन बताते हैं। सत्वरजस्तम जो तीन गुण है उनका प्रयोजन क्या है, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। प्रकाश प्रवृत्ति नियमाः अर्थाः इत्युक्ते प्रयोजनानि येषां गुणानां ते गुणाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। सत्वगुण का कार्य क्या है, प्रयोजन प्रकाश, और रजोगुण का कार्य क्या है, प्रवृत्ति, और तमोगुण का कार्य क्या है, नियमन। ठीक है। प्रकाश ज्ञान आदि भी प्रकाश के अंतर्गत ही आते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय है उनका वो भी प्रकाशात्मक है, इसलिए वो सत्वगुण का कार्य है। वेदांत में भी आया था। ठीक है। प्रवृत्ति कराना किसका कार्य है, रजोगुण का कार्य है। अब देखिए हमेशा रजोगुण जो है वो सत्व को ही क्या करे, प्रवृत्ति कराएं। सर्वत्र सत्व का ही तो प्रकाशात्मक, प्रकाशी है, ज्ञानात्मक ही हो जाए सकल पदार्थ। ऐसा होता है, नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ पर नियमन करने के लिए कौन आता है,
तमोगुण आता है, तम नियमन कर देता है। समझ में आ गया। इसीलिए सत्वगुण का कार्य क्या है? प्रकाश। रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य नियमन करना। प्रकाश प्रवृत्ति नियमाः अर्थाः इत्युक्ते प्रयोजनानि येषां गुणानां ते गुणाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। देखिए प्रत्य विषादात्मक कहने से उनका स्वरूप बताया। सत्वगुण का स्वरूप क्या है? प्रत्यात्मक। रजोगुण का स्वरूप क्या है? अप्रत्यात्मक। तमोगुण का स्वरूप क्या है? और उनका प्रयोजन क्या है? सत्वगुण का प्रयोजन क्या है? प्रकाश। और रजोगुण का प्रयोजन प्रवृत्ति और तमोगुण का नियमन। ठीक है। और अब उनके क्रिया कार्य को बताते हैं। अन्योन्याभिभवाः श्रेय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अंतिम में जो वृत्ति है ना, उसका प्रत्यय के साथ अन्वय करना है। अन्योन्याभिभव वृत्तयः, अन्योन्याश्रय वृत्तयः, अन्योन्या जनन वृत्तयः, अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। समझ में आ गया? ध्यान से। अन्योन्याभिभव वृत्तयः, वृत्ति ही मतलब क्रिया। उनका जो क्रिया है कार्य एक दूसरे को अभिभव करके, जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, सोना, आलस्य, ये सब किसके कार्य है? तमोगुण के कार्य है। समझ में आ गया? चतुर्दश अध्याय में भगवत गीता में किस गुण के क्या क्या कार्य है, क्या क्या होता है, ये बताया है। ठीक है। अब देखिए, जिस समय आलस्य से व्यक्ति निद्रा को प्राप्त कर रहा है, अत्यधिक आलस्य युक्त हो रहा है, उस समय जो रजोगुण तमोगुण है, रजो और सत्व को क्या कर देता है? अभिभव कर देता है। ठीक है, वो अपने कार्य को करता है। ठीक है। जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उस समय ज्ञान किसका कार्य है? सत्वगुण का कार्य है। रजो और तम को क्या कर देता है? सत्व अभिभव कर देता है। कहीं हमारी प्रवृत्ति हो रही है, ठीक है, किसी कार्य में, तो वहाँ पर सत्व और तम क्या हो जाते हैं? अभिभूत हो जाते हैं। और रज क्या हो जाता है? ठीक है, उत्कट हो जाता है और दूसरे को क्या कर देता है? अभिभूत कर देता है। तो इस प्रकार एक अन्योन्याभिभव वृत्तयः मतलब एक दूसरे को अभिभूत करते हुए एक दूसरे क्या हो जाते हैं? उत्कट होते हुए अपने अपने कार्य को करते हैं। एक अन्योन्य अभिभव वृत्तयः, दूसरा अन्योन्य आश्रय वृत्तयः। परस्पर में क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। सत्वगुण अपने कार्य को रज और तम में आश्रित हुए बिना नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे बताएंगे ये सब मिल करके ही रहते हैं। समझ में आया? तम और रज को आश्रित करते हुए सत्वगुण अपने कार्य को क्या करता? प्रकाश रूप कार्य को करने में समर्थ होता है। रजोगुण प्रवृत्ति को करने में तभी समर्थ होगा जब वो तम और सत्व को आश्रित, यदि सत्व और तम रहेंगे ही नहीं, सिर्फ अकेला रज रहेगा, तो प्रवृत्ति रूप कार्य को करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे में क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है। आश्रित शब्द का अर्थ है एक दूसरे में रहना, ऐसे आधार आधेय भाव यहाँ पर विवक्षित नहीं है। उपकार्य उपकारक भाव एक दूसरे में क्या होते हैं? उपकार्य उपकारक भाव होने से जो उपकारक है उसमें आश्रित है, ऐसा लोक में भी प्रयोग करते हैं ना। और तीसरे नंबर में क्या है? अन्योन्य जनन वृत्तयः, अन्योन्य, ठीक है, अन्योन्यम अन्यम आश्रित्य, जैसे सत्वगुण जो है रज और तम को आश्रित करके किसी कार्य को उत्पन्न करता है। जनन मतलब क्रिया, उत्पत्ति, परिणाम। जैसे मान लीजिए सत्वगुण से सत्व ही परिणाम होगा, रज से रज का ही परिणाम होगा और तम का ही परिणाम होगा, लेकिन एक दूसरे में क्या होकर के? आश्रित होकर के। अन्योन्या जनन वृत्तयः, अन्योन्य जनन वृत्तयः, फिर अन्योन्य मिथुन वृत्तयः। ये सहचर होते हैं, हमेशा इनमें सामान आधिकरण्य रहता है, मिलकर ही रहता है। कभी भी सत्व जो है रज और तम को छोड़ करके नहीं रह सकता, और रज जो है सत्व और तम को छोड़ करके नहीं रह सकता, तम भी सत्व और रज को छोड़ करके नहीं रह सकता। ठीक है। एक बार फिर से, अन्योन्य अभिभव वृत्तयः मतलब एक दूसरे को क्या कर देते हैं? प्रयोजनवशात अभिभूत कर देते हैं। प्रयोजनवशात एक दूसरे को परस्पर में क्या कर देते हैं? अभिभूत कर देते हैं। एक फिर अन्योन्याश्रय, परस्पर में इनमें क्या है? उपकार्य उपकारक भाव है, परस्पर में आश्रित होते हैं। अन्योन्य जनन वृत्तयः, अन्योन्य जनन मतलब परिणाम, परिणाम करने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं? अपेक्षित करते हैं। और अन्योन्य मिथुन वृत्तयः मतलब हमेशा ये मिलकर ही रहते हैं, इनमें हमेशा साहचर्य है, सामानाधिकरण्य है। तो ये गुण के स्वरूप, प्रयोजन और उनकी क्रिया बताई गई। स्वरूप क्या है? प्रत्य विषादात्मकाः। प्रश्न यहाँ से ये हो सकता है कि प्रत्यात्मक कौन है, अप्रत्यात्मक कौन है, विषादात्मक कौन है?
और उनके प्रयोजन क्या है? प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। फिर उनकी क्रिया अन्योन्य अभिभववृत्तयः, अन्योन्याश्रयवृत्तयः, अन्योन्य जननवृत्तयः, अन्योन्य मिथुनवृत्तयश्च गुणाः। तो प्रत्यय विषादात्मकः कहा, कौन है ये प्रत्यय विषादात्मक? तो उसके लिए बताते हैं, सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंच रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सरल है। सत्वं लघु प्रकाशकम, ठीक। इष्टम इत्युक्ते स्वीकृतम, इष्टम इत्युक्ते स्वीकृतम, कैः स्वीकृतम? सांख्यैः, सांख्याचार्यैः। सत्वं कीदृशं स्वीकृतम? सत्वं लघु च, ठीक है। सत्वगुण कैसा है? लघु है और अच्छा, सत्वं लघु प्रकाशकम च, लघु है और प्रकाशक है। और रजः उपष्टंभकम चलंच, उपष्टंभकम इत्युक्ते धारणकम, धारण करने वाला, उपष्टंभकम इत्युक्ते धारणकम। फिर आगे गुरु वर्णकम एव, अलग अलग चीज़ है। गुरु वर्णकम एव, ये तमः है नपुंसक लिंग शब्द होने से गुरु, गुरु गुरुणी गुरुणी ऐसे रूप चलेगा, ठीक है। तमः कीदृशमस्ति? गुरु, ठीक है। एक हल्कापन होता है, सत्वगुण का कार्य है हल्का, और तमोगुण का शरीर एकदम मूढ़ हो जाता है, आलस्य से एकदम भारी, शरीर में भारीपन आ जाता है। वो किसका कार्य है? गुरुपन, तमोगुण का है ना। तो तमः गुरु। और वर्णकम इत्युक्ते आच्छादकम, वर्णकम इत्युक्ते आच्छादकम। तो आच्छादक होता है कौन? ठीक है। ज्ञान को तमरूपी जो अंधकार है वो क्या कर देता है? ढक देता है। तो आच्छादकम भवति किम, ढकने वाला होता है कौन? तमोगुण। और प्रकाशित करने वाला कौन होता है? ठीक है। अंधकार को हटा करके प्रकाशित कौन करता है? सत्वगुण का कार्य। प्रकाशकम भवति सत्वम, लघु होता है, हल्का होता है कौन? सत्व। और वर्णकम इत्युक्ते आच्छादकम भवति किम? तमः, गुरु है ना। गुरु इत्युक्ते तो भार है ना, भारीपन है जिसमें, गुरु है कौन? तमः। और उपष्टंभकम, धारण करने वाला होता है, खींचने वाला, ठीक है, एक दूसरे के प्रति प्रवृत्ति कराने वाला कौन है? रज। और चल होता है चंचल, ठीक है। इनके स्वरूप है भी। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम इत्युक्ते कई स्वीकृतम, सांख्याचार्य ही सत्वम कीदृशम स्वीकृतम? लघु प्रकाशकम च। रजः कीदृशम इष्टम? उपष्टंभकम चलंच। तमः कीदृशम इष्टम? गुरु वर्णकम च, ठीक है। तम। अच्छा, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। अर्थतः इत्युक्ते प्रयोजनवशात्, अर्थतः इत्युक्ते प्रयोजनवशात् प्रदीप के समान इनकी वृत्ति मतलब क्रिया होती है। परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले गुण है, एक वर्णक है और एक उपष्टंभक है ना। और एक जो है प्रकाशक है और एक क्या है? वर्ण के, दोनों में विरोध है। एक लघु है, एक गुरु है, इनमें भी तो परस्पर में विरोध है। तो परस्पर विरुद्ध धर्मों वाले ऐसे तीन गुण मिल करके कार्य कैसे करते हैं? अन्योन्य मिथुन वृत्तयः गुणः बताया था ना इससे पहले। तो अत्यंत विरोध धर्म वाले जो गुण है मिल करके एक कार्य को, परिणाम रूप कार्य को कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके उत्तर में कहते हैं प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। दीप में तैल वर्ती, इस परस्पर में विरुद्ध धर्म है, ठीक है। जैसे अग्नि जल रही है, तेल ऊपर से डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी। और उस वर्ती को भी अग्नि क्या कर सकती है? जला सकती है ना। तो तैल वर्ती इत्यादि जो भी विरुद्ध धर्म है वो मिल करके एक प्रकाश रूप कार्य को कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। उसी प्रकार ये भी, जैसे मान लीजिए घी है, तैल है, अग्नि जल रही है, वहाँ ऊपर से डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अथवा मान लीजिए थोड़ी सी अग्नि है, अधिक तैल है, डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अग्नि बुझ जाएगी। ये परस्पर में क्या है? विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म होते हुए भी प्रकाश रूप प्रयोजन वशात मिल करके प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? करते हैं। उसी प्रकार ये कौन? सत्व रजस्तम विरुद्ध धर्म वाले होने पर भी अर्थ प्रयोजन वशात प्रदीप के समान मिल करके एक कार्य को करते हैं। प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। अविवेक्यादेः सिद्धिस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम्। त्रिगुणम अविवेकी कहा, ठीक है, त्रिगुणात्मक है तो मान लेते हैं।
क्योंकि कार्य जितने भी पदार्थ है वो त्रिगुणात्मक है, सुख दुख मोहात्मक है। तो सुख दुख मोह जो है वो सत्व रज और स्तंभ के कार्य है। कार्य और कारण में अभेद होता है, तो कारण जो प्रकृति है वो भी त्रिगुणात्मक है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन अविवेकी हम कैसे जाने? जो प्रधान है प्रकृति वो कैसी है? अविवेकी है, सामान्य है इत्यादि कहा है ना, उनकी सिद्धि कैसे होगी? तो उसके लिए कहते हैं अविवेक्यादेः सिद्धि स्त्रैगुण्यात् तद विपर्यया भावात्। यह अनुमान है, दोनों अनुमान से, अन्वय अनुमान से और व्यतिरेक अनुमान से। अन्वय हेतु के द्वारा और व्यतिरेक अनुमान के द्वारा यहाँ पर अविवेकी आदि की सिद्धि होती है। किसमें? किसमें? व्यक्त और अव्यक्त में। अविवेकी कौन है? व्यक्तम तथा प्रत्यगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रशवधर्मी, ये सब किसके धर्म है? व्यक्त तथा अव्यक्त के। व्यक्तम तथा प्रधानम कहा था ना, तो अभिव्यक्ति आदि की सिद्धि करनी है किसमें? प्रधान में मान लीजिए। व्यक्त में तो ठीक है, हम मान भी लेते हैं, व्यक्त जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसमें सत्वरजस्तमात्मक होने से अभिव्यक्त्या इस अभिवेकित्व की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, अभिवेक्यादे है ना, भाव प्रधान निर्देश है, अभिवेकित्व की सिद्धि करनी है। किसमें? प्रधान में। प्रधानम अभिवेकी, प्रधानम अविवेकी, रस्व बोलना, ठीक है, नपुंसकलिंग है। प्रधानम अविवेकी। क्यों? त्रैगुण्य, अच्छा त्रैगुण्यात्, क्या बोलेंगे? त्रैगुण्यात्। त्रिगुणः एव त्रैगुण्यम, ब्राह्मणः एव ब्राह्मण्यम होता है ना, भाव में से यह प्रत्यय हुआ है। त्रैगुण्यात् त्रिगुणात्मकत्वात्, त्रिगुणात्मक रूप हेतुत्वात्। यत्र यत्र त्रिगुणात्मकत्वं तत्र तत्र अविवेकित्वं, यह अनुमान है। क्या? यत्र यत्र त्रिगुणात्मकत्वं तत्र तत्र अविवेकित्वं। त्रिगुणात्मकत्व किसमें है? व्यक्त और अव्यक्त में। तो उसमें क्या सिद्ध हो जाएगा? अविवेकित्व। दृष्टांत कुछ मिलेगा? नहीं। तो दृष्टांत नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? व्यतिरेक अनुमान का आश्रय लेना पड़ेगा। यत्र यत्र गंधवत्वं तत्र तत्र पृथ्वी इतर भेद, यथा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी इतर भेद जहाँ पर है, गंधवत्व जहाँ पर है वहाँ पर पृथ्वी इतर भेद। पृथ्वी तो संपूर्ण हमारा पक्ष है, तो उल्टा करिए, यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र। यहाँ पर कैसे करेंगे? अनुमान क्या था? प्रधानम अविवेकी। क्या था अनुमान? प्रधानम अविवेकी त्रैगुण्यात्। अब क्या बोलेंगे? यत्र यत्र अविवेकित्वाभाव तत्र तत्र त्रिगुणत्वाभाव, त्रैगुण्याभाव ऐसा बोल दीजिए, त्रिगुणात्मकत्वाभाव ऐसा भी बोल दीजिए। कहाँ पर होगा? दृष्टांत कोई मिलेगा? पुरुषः। समझ में आ गया? यत्र अविवेकित्वाभाव तत्र भावः। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? जो जितने भी त्रिगुणात्मक पदार्थ है वो सबके सब अविवेकी है, ये सिद्ध हो जाएगा। अविवेक्यादेः सिद्धि, अविवेकित्व आदि की सिद्धि होती है। किसमें? प्रधान आदि में। किस हेतु के द्वारा? त्रैगुण्यात्। तद विपर्यया भाव तेषां यत्र विपर्ययः तत्र इत्युक्ते यत्र त्रिगुणात्मकत्वाभावः तत्र अविवेकित्वाभावः, ऐसा समझ में आया? तद विपर्यया भावात् ऐसे बोल देते हैं, यत्र त्रिगुणात्मकत्वाभावः नहीं, यत्र अविवेकित्वाभावः तत्र त्रिगुणात्मकत्वाभावः, यथा पुरुषः। पुरुषः समझ में आया? तद विपर्यया भावात्। ठीक है, तेषां यत्र विपर्ययः, तेषां यत्र विपर्य मतलब त्रिगुणात्मक का जहाँ पर विपर्य है, अभाव है, वहाँ पर अविवेकित्व का भी अभाव है। कहाँ पर? पुरुष में। इस प्रकार क्या सिद्ध हो जाएगा? त्रिगुणात्मक जहाँ पर है वहाँ पर क्या रहेगा? अविवेकित्व रहेगा। इसलिए प्रधान क्या है? अविवेकी है। क्यों? त्रिगुणात्मक होने से। अविवेक्यादेः सिद्धि, अविवेकित्व आदि की सिद्धि। आदि से किसको लेना है? विषयः सामान्यम अचेतनम। तो विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, ये सब की सिद्धि कैसे होगी? त्रैगुण्यात्। ठीक है, क्योंकि तद विपर्ययः भावात् तेषां त्रिगुणानां यत्र विपर्ययः यत्र अभावः वर्तते तत्र अविवेकित्वस्यापि अभावः, अर्थात विवेकित्वं वर्तते। कुत्र? पुरुषे। समझ में आ गया? अच्छा, ये सब अविवेकित्व आदि की सिद्धि किस में कर रहे हैं आप? अविवेकी तो व्यक्त और अव्यक्त है। व्यक्त में है ना, अव्यक्त में कर रहे हैं। मान लीजिए प्रधान में, व्यक्त तो हमने बताया था कि दृष्ट है, इसलिए उसमें अनुमान से सिद्ध करने की आवश्यकता। अव्यक्त में सिद्ध कर देंगे तो व्यक्त में भी सिद्ध हो जाएंगे। हम अविवेकित्व आदि की सिद्धि किस में कर रहे हैं? प्रधान में। ठीक है, अव्यक्त में। पहले तो उसको सिद्ध करिए,
उस प्रधान को सिद्ध करेंगे तभी जाकर के हम उसमें क्या सिद्ध कर सकते हैं, अविवेकित्व आदि सिद्ध कर सकते हैं। तो व्यक्त को सिद्ध करने के लिए, अव्यक्त को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। जितने भी कार्य होते हैं वो कारण गुणात्मक होते हैं। कारणे ये गुणाः वर्तन्ते ते एव गुणाः कार्येषु अपि दृश्यन्ते। समझ में आ गया? कारण में जिस प्रकार के गुण होते हैं उसी प्रकार के गुण कार्य में। ठीक है, कारण तंतु रक्त है तो उस तंतु से बना हुआ पट पीत हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जितने भी कार्य दिख रहे हैं ये सब के सब कैसे दिख रहे हैं? त्रिगुणात्मक दिख रहे हैं। त्रिगुणात्मक है ना, तो इन सब का जो कारण है वो भी कैसा होगा? त्रिगुणात्मक। जो कारण है त्रिगुणात्मक वही क्या है? अव्यक्त है। समझ में आ गया? कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, सर्वस्यापि कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्। जितने भी कार्य है वो सब के सब कारण गुणात्मक होने से किसकी सिद्धि हो जाएगी? अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाएगी। पहले इस अनुमान में त्रैगुण्यात् त्रिगुणात्मकत्व हेतु के द्वारा किसमें किसकी सिद्धि कर रहे हैं? अव्यक्त में अविवेकित्व की सिद्धि कर रहे हैं। अतः व्यतिरेक अनुमान से, व्यतिरेक अनुमान से यत्र अविवेकित्वाभावः तत्र त्रिगुणात्मकत्वाभावः त्रैगुण्याभावः, इस प्रकार भी क्या सिद्ध हो जाएगा? प्रधान में अविवेकित्व को सिद्ध, प्रधान मतलब अव्यक्त में। फिर जिज्ञासा हुई आपके यहाँ तो अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुआ, आप कैसे सिद्ध करेंगे उसमें अविवेकित्व? तो अव्यक्त को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य। जितने भी कार्य हमें दिखाई पड़ते हैं स्थूलभूत वो सब के सब क्या है? त्रिगुणात्मक है। तो उन सब का जो कारण है अव्यक्त वो भी कैसा है? इस प्रकार किसकी सिद्धि हो जाएगी? अव्यक्त की भी सिद्धि हो जाएगी। तो जो भी व्यक्त है इन सब का कारण कौन है? मूल कारण अव्यक्त है। समझ में आ गया? तो इस कारिका में फिर एक जिज्ञासा बन जाती है, जितने भी कार्य दिख रहे हैं व्यक्त, उनका जो कारण है वो क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त जिसको हम प्रधान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। जिज्ञासा बन जाती है व्यक्त का कारण व्यक्त ही मान लीजिए। जैसे मान लीजिए घट व्यक्त है क्या? व्यक्त है। कपाल भी व्यक्त है। समझ में आ गया? तो ठीक है, कारण गुणात्मक कार्य होते हैं हम मान लेते हैं। जैसे घट में जो गुण रहते हैं वही गुण कपाल में रहते हैं, तो घट के द्वारा कपाल की सिद्धि। व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है ऐसा मान लीजिए। क्या? व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है। आ गया समझ में? तो अब मान लीजिए व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है। भूत, स्थूल भूत की उत्पत्ति किससे होती है? तन्मात्रा से। तन्मात्रा की उत्पत्ति अहंकार से, वो भी व्यक्त। अहंकार की उत्पत्ति है महत्तत्व से, वो भी व्यक्त है। महत्तत्व की उत्पत्ति उसको हमने क्या माना? अव्यक्त। मान लीजिए उसको भी हमने क्या माना? व्यक्त। फिर उस व्यक्त है तो फिर उसका भी क्या होगा? कोई ना कोई व्यक्त होगा, कोई ना कोई व्यक्त होगा। इस प्रकार क्या हो जाएगी? अनवस्था हो जाएगी। इसीलिए जो व्यक्त दिखाई पड़ रहे हैं उनका जो मूल कारण है उसको एक को क्या मानना पड़ेगा? अव्यक्त मानना पड़ेगा। इस कारिका के द्वारा इतना ही सिद्ध हुआ, जितने भी कार्य होते हैं वो सब के सब कारण गुणात्मक होते हैं, इसलिए इन सब कार्य का एक अव्यक्त कारण है। समझ में आ गया?